Hello students, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. My name is Rohit Medha. Students, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे द करंट अफेयर्स ऑफ थर्ड वीक ऑफ अगस्त 2020। अगस्त 2020 के तीसरे हफ्ते के करंट अफेयर्स को आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में हमारे कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं, करंट अफेयर्स के अंदर किन किन विषयों की हम बात करने वाले हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेज की, उसके बाद हम बात करेंगे बुक्स एंड ऑथर्स की, अवार्ड्स की, स्पोर्ट्स की, पर्सन इन न्यूज दैट इज अपॉइंटमेंट्स की, प्लेसेस की, सबमिट्स की, रिपोर्ट्स की, एंड उसके बाद हम बात करेंगे ऑबिचुरीज की। ऑबिचुरीज मतलब वो लोग जो दुनिया में नहीं रहे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनकी हम बात करेंगे आज की हमारी क्लास में। तो इन टॉपिक्स को हम किस कैटेगरी में रखते हैं, करंट अफेयर्स की किस कैटेगरी में इनको रखा जाता है, दैट इज मिसलेनियस जीके। करंट अफेयर्स के अंदर इन टॉपिक्स को जिस कैटेगरी के अंदर रखते हैं उस कैटेगरी को बोलते हैं मिसलेनियस जीके। तो मिसलेनियस जीके थर्ड वीक ऑफ अगस्त 2020 आज का हमारा क्लास रहने वाला है। चलिए बढ़ते हैं हमारी क्लास की तरफ, स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट डेज से। तो देखिए सबसे पहले आता है 19 ऑफ अगस्त को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। देखिए ह्यूमैनिटेरियन का डे का मतलब क्या होता है, वो लोग जिन्होंने इंसानियत के लिए कुछ किया, जिन्होंने दूसरों की भलाई के लिए कुछ किया, जो लोग दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, तो उनको ट्रिब्यूट करने के लिए हम एक दिन ऑर्गेनाइज करते हैं। वो लोग जो दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, जिन्होंने दूसरों की भलाई करते अपनी जान गंवाई, ठीक है, तो उन पर्सन्स को कंट्रीब्यूट करते हुए हम एक दिन ऑर्गेनाइज करते हैं वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। कब होता है ये? 19 ऑफ अगस्त को। 19 अगस्त को इस डे को ऑर्गेनाइज किया जाता है। और इस बार यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इसका जो थीम रखा गया दैट इज रियल लाइफ हीरोज, रियल लाइफ हीरोज। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज 19 ऑफ अगस्त को एक और दिन भी होता है दैट इज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। तो फोटोग्राफी की अहमियत को बढ़ाते हुए यहां पर 19 ऑफ अगस्त को एक दिन ऑर्गेनाइज किया जाता है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट वर्ल्ड मॉस्किटो डे। मॉस्किटो मच्छर, तो मच्छरों से बहुत सारी बीमारियां होती हैं हमें, ठीक है, मलेरिया हुआ, ऐसी जो भी बीमारियां मच्छरों से होती हैं, फीमेल जो मॉस्किटोज होते हैं, ठीक है, दैट वेरी डेंजरस। तो मच्छरों से बहुत सारी बीमारियां होती हैं हमें, तो उसके लिए अवेयरनेस रेज करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक दिन हम ऑर्गेनाइज करते हैं। कब? 20 अगस्त को। 20 अगस्त को वर्ल्ड मॉस्किटो डे, वर्ल्ड मॉस्किटो डे। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन अक्षय ऊर्जा दिवस, ठीक है, इंडियन अक्षय ऊर्जा दिवस या फिर अक्षय ऊर्जा डे दैट इज 2020 को ये ऑर्गेनाइज किया गया 20 अगस्त को ही। 20 अगस्त को मलेरिया डे था, 20 अगस्त को ही इंडियन अक्षय ऊर्जा दिवस। इंडियन, ये सिर्फ भारत में मनाया जाता है, ये दुनिया भर में नहीं मनाया जाता। किस लिए मनाते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी। ये दिन हम ऑर्गेनाइज करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी को लेके, ठीक है। दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी, सॉरी, इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिन हम ऑर्गेनाइज करते हैं दैट इज नवीकरणीय ऊर्जा। क्योंकि इंडिया में हमारे पास इसको लेके एक टारगेट भी है, हमें इंडिया में जनरेट करनी है 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी। कब तक? 2022 तक, ये हमारा टारगेट है। और उसके बाद एक और टारगेट है 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी। कब तक? 2030 तक। ये हमारे टारगेट है जो हमें अचीव करने हैं, 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2022 तक। इसमें से एटलीस्ट 100 गीगावाट तो सिर्फ सोलर ही रहने वाला है। आपने देखा होगा आजकल भारत में, दुनिया में सोलर एनर्जी को बहुत प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है, सूर्य एनर्जी। इससे क्या होता है, सन की एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? सेफ एनर्जी है, एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करती है। तो एनवायरनमेंट को सेफ गार्ड करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने के लिए हम ये डे ऑर्गेनाइज करते हैं, इंडियन अक्षय ऊर्जा दिवस, इंडियन अक्षय ऊर्जा डे। कब? 20 अगस्त को हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, 20 ऑफ अगस्त को। एंड रिन्यूएबल एनर्जी के लिए हमारे जो मंत्री है इनका नाम है आर के सिंह, राजकुमार सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सद्भावना दिवस। 20 अगस्त को ही एक और दिन होता है दिवस। ये बर्थ एनिवर्सरी होती है भारत के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी जी की, ठीक है। राजीव गांधी जी भारत के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर रहे, 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बन गए थे ये। तो इससे यंगेस्ट आज तक भारत में कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बना है। तो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दैट इज राजीव गांधी, उनका बर्थ एनिवर्सरी होता है 20 अगस्त को, जिसे भारत में ऑर्गेनाइज किया जाता है सद्भावना दिवस के रूप में, सद्भावना दिवस। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी आ सकता है कि 20 अगस्त सद्भावना दिवस कब होता है? 20 अगस्त को। या सद्भावना दिवस हम किस प्रधानमंत्री की मेमोरी में ऑर्गेनाइज करते हैं? ये बर्थ एनिवर्सरी किस प्रधानमंत्री की होती है? तो राजीव गांधी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीनियर सिटीजन डे।
देखिए जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, सीनियर सिटीजन्स होते हैं, तो उनके लिए, ठीक है, उनके लिए बेसिकली जो आजकल की जनरेशन है उसके लिए उनको अवेयरनेस रेज कर कि अपने सीनियर सिटीजन को भी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। तो एक दिन यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे, 21 अगस्त, 21 अगस्त को इस दिन को ऑर्गेनाइज किया जाता है, 21 अगस्त। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम ऑफ टेररिज्म। वो लोग जो टेररिज्म का शिकार हुए, विक्टिम्स, जिन्होंने बेसिकली अशांति को स्वीकार किया, जिनके ऊपर जुल्म हुए, ठीक है, तो ऐसे पर्सन्स को लेके हम एक डे ऑर्गेनाइज करते हैं 21 अगस्त को, 21 अगस्त को। चलिए, ये हमने डेज की बात की है, अब बात करते हैं बुक्स की। तो एग्जाम के अंदर बुक्स को लेके भी क्वेश्चन आते हैं, तो कुछ बुक्स होती हैं जो हमारे लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इंपॉर्टेंट बुक्स की हम बात करेंगे पेपर में जो आती हैं। तो एक ही किताब है इस हफ्ते की, तो दैट इज फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर्स 1972 टू 2020। 1972 से लेके 2020 तक इंडिया के जो लड़ाइयाँ हुई उसके ऊपर एक किताब लिखी गई है, जिसको लिखा है इंडियन नेवी के फॉर्मर वाइस एडमायरल, दैट इज अर्जुन सुब्रमण्यन जी ने। अर्जुन सुब्रमण्यन जी ने इससे पहले भी एक किताब लिखी थी, उस किताब का सीक्वल है, सेकंड पार्ट है। पहले इन्होंने किताब लिखी थी 1947 से लेके 1971 तक, 1947 से लेके 1971 तक का इंडिया वॉर्स के ऊपर ये किताब पहले लिख चुके हैं। अब इन्होंने दूसरा पार्ट लिखा है, अर्जुन सुब्रमण्यन। नेक्स्ट, चलिए अब अवार्ड की बात करते हैं। तो अवार्ड में अगर मैं बात करूं, सेंट क्रिस्टोफर स्कूल, दैट इज ऑफ नागालैंड का सेंट क्रिस्टोफर स्कूल, इसको मिला पल्लीकुटम अवार्ड। पल्लीकुटम अवार्ड पहली बार दिया गया है, पहली बार यह अवार्ड दिया गया है। अभी अवार्ड्स की स्टार्टिंग हुई है। यह अवार्ड क्यों दिया गया? स्कूल के अंदर, स्कूल एजुकेशन के अंदर रिफॉर्म्स को लेके, ठीक है, स्कूल्स एजुकेशन सेक्टर में जो रिफॉर्म्स हुए, इनोवेशंस हुए, उसको लेके बेसिकली ये अवार्ड दिया गया है, पल्लीकुट्टम अवार्ड। तो बेसिकली जो फर्स्ट प्राइज मिला दैट इज ऑफ सेंट क्रिस्टोफर नागालैंड, उसके बाद सेकंड प्राइज दैट इज सिल्वर अवार्ड वी कैन कॉल, दैट इज केवीज पब्लिक स्कूल हरियाणा, एंड द थर्ड अवार्ड दैट इज CMI क्रिस्ट स्कूल इरिटी इन केरला। तो तीसरा अवार्ड इसको मिला दैट इज ब्रॉन्ज अवार्ड। तो गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज तीनों आपको पता होने चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहली बार दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, हमारा जो गृह मंत्रालय है, उसने अप्रूवल दे दिया मंडुआडीह रेलवे स्टेशन। देखिए हमारा जो वाराणसी जंक्शन का रेलवे स्टेशन है, वाराणसी, ठीक है, भारत, आपको पता होगा उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा कस्बा है वाराणसी। तो वाराणसी रेलवे स्टेशन पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, तो उसी के चलते हुए थोड़ा सा पीछे एक और रेलवे स्टेशन बनाया गया था, मंडुआडीह रेलवे स्टेशन। तो मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल के अब रख दिया गया है बनारस रेलवे स्टेशन। बनारस रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदल के रख दिया गया है। तो मार्च 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पे भेजा गया था। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अभी इसको फाइनल अप्रूवल दे दिया है। तो मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम अब बदल के रख दिया गया है बनारस रेलवे स्टेशन। बनारस रेलवे स्टेशन अलग है, वाराणसी रेलवे स्टेशन अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे, देखिए ग्वालियर से चंबल एक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, ठीक है, ग्वालियर मध्य प्रदेश से लेके। तो इसको नाम दे दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी जी का। अटल बिहारी वाजपेयी जी की अभी डेथ एनिवर्सरी थी, तो उनकी डेथ एनिवर्सरी के चलते हुए ये नाम दिया गया है। तो यहाँ पे ये जो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे है, ये एक्चुअल में मध्य प्रदेश भोपाल से शुरू हो रहा है। तो वो इसको जो बेसिकली इसका जो इनोग्रेशन है, जो काम चल रहा है, ये जो अनाउंसमेंट है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम की, ये करी है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने। शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये अनाउंसमेंट उन्होंने करी है, ठीक है। इसी अनाउंसमेंट के साथ साथ शिवराज सिंह चौहान जी ने ये भी अनाउंस कर दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक बहुत बड़ा स्टैचू ये बनाया जाएगा भोपाल के अंदर। भोपाल के अंदर बनाया जाएगा वाजपेयी साहब का एक बहुत बड़ा स्टैचू। हालांकि वाजपेयी साहब का एक स्टैचू लखनऊ में पिछले साल इनोग्रेट किया गया था, लखनऊ के अंदर पिछले साल इनोग्रेट किया गया था वाजपेयी साहब का स्टैचू। बट यहाँ पे बात हुई है ग्रैंड स्टैचू की, बहुत बड़ा स्टैचू बनाया जाएगा वाजपेयी साहब का, कहाँ पे? भोपाल में। और ये जो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे है, लंबाई है दैट इज 404 किलोमीटर, 404 किलोमीटर लंबा है ये। एंड इसको बनाने के लिए जो टोटल खर्चा आ रहा है दैट इज 8,250 करोड़ रुपए, 8,250 करोड़ रुपीज, ये इसको बनाने के लिए टोटल कॉस्ट है। चलिए नेक्स्ट, किरण रिजिजू ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, फिट इंडिया यूथ क्लब्स, फिट इंडिया यूथ क्लब्स, ठीक है।
सिटीजन्स के अंदर, देश के युवाओं के अंदर फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए, फिटनेस को बढ़ाने के लिए यहाँ पर फिट इंडिया यूथ क्लब बनाए जा रहेंगे। ये जो फिट इंडिया यूथ क्लब्स है ये क्या काम करने वाले हैं? फिट इंडिया यूथ क्लब्स यहाँ पे काम करेंगे, ये हर स्कूल या कॉलेजेस में जो भी आसपास के ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें अवेयरनेस फैलाएंगे। स्कूल या कॉलेजेस क्वार्टरली स्पोर्ट्स को लेके, फिटनेस को लेके कोई ना कोई जो यहाँ पे प्रोग्राम है, फंक्शन है, ज़रूर मतलब कोई भी इवेंट यहाँ पे ज़रूर ऑर्गेनाइज करें, ठीक है, फिटनेस को लेके। नेक्स्ट बात करते हैं लुइस हैमिल्टन, मर्सिडीज की गाड़ी चलाते हैं। लुइस हैमिल्टन जी ब्रिटेन के रहने वाले हैं। जब भी F1 या फिर ग्रैंड प्रिक्स की बात होगी तो मतलब बात है कार रेसिंग इवेंट की, कार रेसिंग इवेंट्स की। तो F1 क्या होता है? फार्मूला 1 कार रेसिंग इवेंट्स। तो फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, टोटल 20 से 21 ग्रैंड प्रिक्स होती है एक साल के अंदर। तो अभी स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स हुई है, तो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? लुइस हैमिल्टन ने जीती है। लुइस हैमिल्टन कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मर्सिडीज की गाड़ी चलाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट IPL 2020, देखिए IPL इंडियन प्रीमियर लीग ये इस बार होने वाली है दुबई में, ठीक है। कोविड-19 के चलते हुए भारत से बाहर इस बार इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इंडियन प्रीमियर लीग को। तो भारत के बाहर जब हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं तो स्पॉन्सरशिप की अगर मैं बात करूं, ठीक है, कौन सी कंपनी इसको स्पॉन्सर करेगी, तो पहले वीवो था, बट वीवो को अभी बैकआउट कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो बिड्स आई कि नई कंपनी की बिडिंग आई कि किसको कौन अप्लाई करना चाहता है, तो यहाँ पे इस बार जो बिडिंग मिली है, जो स्पॉन्सरशिप मिली है, वो मिली है ड्रीम 11 को। ड्रीम 11 को दिया गया। कितना पैसा ड्रीम 11 ने यहाँ पे खर्च किया? 222 करोड़। 222 करोड़ यहाँ पे ड्रीम 11 ने खर्च किया है IPL 2020 का टाइटल स्पॉन्सरशिप पाने के लिए। नेक्स्ट इनॉक्स ग्रुप। इनॉक्स ग्रुप बना है स्पॉन्सर किसका? इंडियन टीम का, टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर। टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर इंडियन टीम का जो स्पॉन्सर है वो बन चुका है इनॉक्स ग्रुप। मेडिकल इक्विपमेंट में गैसेस बनाने वाली, LNG बनाने वाली एक कंपनी है इनॉक्स ग्रुप। तो इसको मिला है टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक पहले 2020 में होने वाले थे, अब 2021 में होंगे। कहाँ पे होंगे? 2021 में इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा टोक्यो जापान के अंदर। जुलाई अगस्त में होंगे अगले साल। तो उसके लिए भारतीय टीम को जो कंपनी स्पॉन्सर करेगी वो है इनॉक्स ग्रुप, वो है इनॉक्स ग्रुप। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हर साल स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज किया जाता है, दैट इज 29th of अगस्त, दैट इज द बर्थ एनिवर्सरी ध्यानचंद का जादूगर जिनको बोला जाता है, मैजिशियन ऑफ हॉकी, ठीक है। तो ध्यानचंद जी की बर्थ एनिवर्सरी पे भारत में दिए जाते हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, हर साल दिए जाते हैं। आज इस बार भी दिए जाएंगे। तो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड हर साल दिए जाते हैं, तो इस बार अनाउंस कर दिए गए कि किस चीज़ को मिलने वाला है। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड में जो कैटेगरीज होती हैं, दैट इज राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। तो ये अवार्ड किस किस को मिलेगा उसके लिए नॉमिनेशंस आते हैं, बट किस किस को देना है उसमें से उसके लिए कमेटीज बनाई जाती हैं। और इस बार जो कमेटी बनाएगी उस कमेटी के जो हेड थे उनका नाम था जस्टिस मुकंदकम शर्मा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एक रिटायर्ड जज है, ठीक है, मुकंदकम शर्मा जी। तो बेसिकली ये आपको पता होना चाहिए कि किस कमेटी ने ये अवार्डीज सेलेक्ट किए हैं। तो इस कमेटी ने सिलेक्ट किए हैं अवार्ड्स। यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको अवार्ड्स के बारे में, कुछ की हम बात कर लेंगे। तो सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ये हाईएस्ट अवार्ड है स्पोर्ट्स की कैटेगरी का, सबसे हाईएस्ट अवार्ड स्पोर्ट्स की कैटेगरी का, जो कि किसी प्लेयर को मिलता है, ठीक है, जो कि किसी खिलाड़ी को मिलता है। तो इस बार 5 लोगों को मिला, 5 खिलाड़ियों को यह अवार्ड दिया गया। सबसे पहले रोहित शर्मा जी, क्रिकेटर, सबको पता होगा इनके बारे में, भारत के बेहतरीन बल्लेबाज हैं रोहित शर्मा जी। उसके बाद पैरा एथलेटिक्स, पैरा एथलेटिक्स क्या होता है? फिजिकली चैलेंज्ड, ठीक है, पैरा एथलेटिक्स, तो मरियप्पन जी को यह अवार्ड दिया गया। उसके बाद मनिका बत्रा, टेबल टेनिस, ठीक है, वेरी फेमस प्लेयर। उसके बाद विनेश फोगाट, सबने सुना होगा इनके बारे में, रेसलिंग। उसके बाद इंडियन वुमेन हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल हॉकी। तो ये 5 अवार्ड दिए गए, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। नेक्स्ट बात करते हैं अर्जुन अवार्ड, दैट इज द सेकंड अवार्ड जो कि प्लेयर्स को दिया जाता है। तो काफ़ी सारे नाम हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हो, अतानु दास है, दूती चंद है, सात्विक साईराज, रानी की रेड्डी है, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी है। तो काफ़ी सारे नाम हैं, विशेष भृगुवंशी हैं, ठीक है, और भी नाम हैं यहाँ पे। तो ये सारे अर्जुन अवार्ड्स ही हैं। बट एक राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, इसके बाद राजीव गांधी राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, उसके बाद द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड। तो बहुत सारे अवार्ड, सारे यहाँ पे नहीं दिए हैं, बट नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा जहाँ से आपको सारे अवार्ड मिल जाएंगे। नीचे वीडियो मैं सारे यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूँ। अब क्वेश्चन यहाँ पे आपकी तरफ से एक ये आता है, क्या सर हमें भी सारे के सारे याद करने हैं? क्या हमें इतने नाम याद करने पड़ेंगे? देखिए, राजीव गांधी खेल
खेल रत्न पुरस्कार आपको सारे पता होना चाहिए। अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, ये बहुत सारी कैटेगरीज में, मतलब बहुत सारे लोगों को मिले हैं। कैटेगरीज कहने का मतलब बहुत सारे लोगों को मिला है, तो ये आपको सारे याद करने की जरूरत नहीं है, बट आपको इनमें इतना जरूर पता होना चाहिए कि कौन सा जो खिलाड़ी है वो कौन सी गेम से संबंधित है। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन ये नहीं आता, पेपर में क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि यही आएगा कि बताइए इनसे अर्जुन अवार्ड किसको मिला। अर्जुन अवार्ड तो बहुत सारे लोगों को मिला है। ठीक है, आपको 4 नाम दे देगा जिनमें से 3 को नहीं मिला होगा, 1 को मिला होगा। ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, बट इससे भी ज्यादा पॉसिबिलिटी जिस क्वेश्चन के आने की है वो क्वेश्चन ये है कि सौरभ चौधरी जी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया 2020 में, ये किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो आपको इन प्लेयर्स के गेम्स जरूर पता होना चाहिए कि कौन सा प्लेयर कौन सी गेम खेलता है। ठीक है, तो इतनी स्पोर्ट्स में आपको रुचि लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी यह अवार्ड मिलते हैं स्पोर्ट्स अवार्ड, तो एग्जाम में एक क्वेश्चन स्पोर्ट्स अवार्ड को लेके आता ही आता है। ठीक है, तो अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मैंने आपको बता दिया, उसके बाद ध्यानचंद अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी एंड राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ये इसके बाद एक और अवार्ड भी होता है तेंजिंग नोर्गे अवार्ड। ठीक है, तो ये सारे अवार्ड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जहां से आप सारे के सारे रीड कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बीएसएफ, सिक्योरिटी फोर्स। देखिए भारत में बहुत सारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं, वन ऑफ देम इज बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कब बनाई गई थी? 1965 में, 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। 1965 में इसको बनाया गया था बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को, 1965 में। अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए डायरेक्टर जनरल यहाँ पे नियुक्त हुए हैं, इनका नाम है राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना जो कि पहले सीबीआई में स्पेशल डायरेक्टर काम कर चुके हैं। ठीक है, पिछले साल काफ़ी इश्यूज हुए थे इनके और बेसिकली ये सीबीआई में स्पेशल डायरेक्टर थे और सीबीआई के जो डायरेक्टर थे उनके साथ इनके इश्यूज हुए थे काफ़ी। उनका नाम आलोक वर्मा था। तो आलोक वर्मा, राकेश अस्थाना ये काफ़ी फेमस हो गए थे उस टाइम, कोर्ट केसेस चले थे इनके ऊपर। तो राकेश अस्थाना जी को यहाँ पे अपॉइंट कर दिया गया बीएसएफ का डायरेक्टर जनरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अश्वनी भाटिया, अश्वनी भाटिया बने हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं अश्वनी भाटिया, अश्वनी भाटिया जी। अब यहाँ पे मैं अगर बात करूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना था 1955 में, 1 जुलाई 1955 में, 1 जुलाई 1955 में। इसको बनाने के लिए पार्लियामेंट में एक एक्ट पास करवाया गया था, एसबीआई एक्ट 1955। एसबीआई का पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ये एसबीआई का पुराना नाम था। देखिए एक्चुअल में क्या था, 1921 में कुछ प्रेसिडेंसी बैंक्स को मिलाकर एक बैंक बनाया गया था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, 1921 में बना था ये। ठीक है, बट एक प्राइवेट बैंक। अब प्राइवेट बैंक कैसा था, क्योंकि भारत में 1947 से पहले जितने भी बैंक थे सबके सभी प्राइवेट थे, कोई भी सरकारी बैंक था ही नहीं। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक भी 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया था, उससे पहले वो भी प्राइवेट था। अब भारत आज़ाद होता है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है, उसके बाद भी भारत में कोई सरकारी बैंक नहीं है। तो जहाँ पे ज़रूरत थी एक सरकारी बैंक की, तो 1 जुलाई 1955 को यहाँ पर पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, दैट इज एसबीआई एक्ट 1955। इस एक्ट के तहत इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके उसको सरकारी बैंक बनाया गया और उसका नाम बदल के रखा गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं इनका नाम है रजनीश कुमार, रजनीश कुमार। रजनीश कुमार कौन है? चेयरमैन है किसके? भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन। और मैंने यहां पे बात की मैनेजिंग डायरेक्टर की, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन? अश्वनी भाटिया। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ये सुनना कि एसबीआई बना था एज पर एसबीआई एक्ट 1955। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 के अकॉर्डिंगली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं होता। एसबीआई में मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं 4। ठीक है, 4। एसबीआई में 4 मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। तो एक तो अश्वनी भाटिया जी अभी हुए हैं, ठीक है, उसके बाद बाकी के 3 कौन कौन से हैं? दिनेश कुमार खरा, डीके खरा, अरिजीत बासु एंड सीएस सेठी। ये हैं बाकी के 3 यहां पर मैनेजिंग डायरेक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी राजीव कुमार जी, ये बने हैं नए इलेक्शन कमिश्नर। इनको अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने अपॉइंट कर दिया है। ठीक है, बेसिकली
राष्ट्रपति ने अपॉइंट कर दिया, ठीक है, प्रेसिडेंट ने इनको अपॉइंट कर दिया है नया इलेक्शन कमिश्नर, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। अब इलेक्शन कमिश्नर जो भारत के थे, बेसिकली एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। चीफ इलेक्शन अभी हमारे हैं सुनील अरोड़ा जी, और 2 इलेक्शन कमिश्नर की अगर मैं बात करूं तो एक थे अशोक लवासा और दूसरे थे सुशील चंद्र। तो अशोक लवासा जी को यहाँ पे नियुक्त कर दिया गया एशियन डेवलपमेंट बैंक का वाइस प्रेसिडेंट, तो उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। तो उनके रेजिग्नेशन के बाद यहाँ पर सरकार ने क्या किया, राजीव कुमार जी को नियुक्त कर दिया है यहाँ पर नया इलेक्शन कमिश्नर। क्लियर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्यापाल मलिक, देखिए सत्यापाल मलिक जी गोवा के गवर्नर थे, तो इनको गोवा के गवर्नर के पद से हटाकर इनको नियुक्त कर दिया गया है मेघालय का गवर्नर, क्योंकि मेघालय के जो गवर्नर थे उनका नाम था तथागत रॉय जी रिटायर हो गए हैं, तो तथागत रॉय जी की जगह पे सत्यापाल मलिक जी को मेघालय का गवर्नर बना दिया गया। अब सत्यापाल मलिक जी को मेघालय का गवर्नर बना दिया गया तो गोवा के गवर्नर का पद खाली हो गया। तो अब गोवा का गवर्नर कौन बना, तो महाराष्ट्र के जो गवर्नर है जिनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी जी को गोवा का एडिशनल चार्ज दे दिया गया, मतलब वो महाराष्ट्र के भी गवर्नर है, वो गोवा के गवर्नर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नर्स को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट, जीपी गर्ग बने हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, जो कि 1992 में बना था अंडर द सेबी एक्ट 1992। भारत का सिक्योरिटीज मार्केट, कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई में, और सेबी के जो चेयरमैन है इनका नाम है अजय त्यागी, और सेबी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जीपी गर्ग। नेक्स्ट, केथ रोले बने हैं ट्रिनिडैड एंड टोबैगो के नए प्रधानमंत्री। एक आइलैंड कंट्री है ट्रिनिडैड एंड टोबैगो, इस आइलैंड देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है, कौन, कैथ रोले। अगर मैं इस आइलैंड की बात करूं तो इस आइलैंड की जो कैपिटल है, ठीक है, इसकी जो कैपिटल है दैट इज पोर्ट ऑफ स्पेन, दैट इज द कैपिटल ऑफ दिस आइलैंड। स्पेन अलग से देश भी है, बट इसकी जो कैपिटल है ये पोर्ट ऑफ स्पेन एक शहर है, ठीक है, दैट इज डिफरेंट सिटी और स्पेन इज अ डिफरेंट कंट्री। तो पोर्ट ऑफ स्पेन एक सिटी दैट इज इन ट्रिनिडैड एंड टोबैगो, क्लियर, एक आइलैंड कंट्री है। डॉलर चलता है यहाँ पे, करेंसी डॉलर। नेक्स्ट, लुइस रोडोल्फो बने हैं डोमिनिकन रिपब्लिक के नए राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति को नियुक्त किया गया है। एंड डोमिनिकन रिपब्लिक की जो कैपिटल है वो है सैंटो डोमिंगो, एंड करेंसी यहाँ पे चलती है पीसो। देखिए एग्जाम में करेंसी और कैपिटल को लेके भी क्वेश्चन आ जाता है, बट दुनिया भर में तो 200 से ज़्यादा देश है, किस किस की याद करेंगे, तो पेपर में उसी कैपिटल या करेंसी को लेके क्वेश्चन आता है जो कंट्री न्यूज़ में रही हो, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, माली देश के जो राष्ट्रपति थे इब्राहिम बौबाकर काइता, इन्होंने रिजाइन दे दिया है। एक्चुअल में हुआ क्या, माली देश में एक मिलिट्री रेवोल्यूशन के हुए, यहाँ की मिलिट्री ने काफ़ी सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, मतलब मंत्रियों को अरेस्ट कर लिया और राष्ट्रपति को भी अरेस्ट कर लिया। तो राष्ट्रपति जी ने इसी के चलते हुए अपना इस्तीफा दे दिया। माली देश की राजधानी है बमैको। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीबीएस बैंक, देखिए डीबीएस बैंक, इसका पुराना नाम था डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, ठीक है, अब डीबीएस बैंक बोलते हैं, पुराना नाम था इसका डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। तो डीबीएस बैंक इंडिया में काम करता है, जिसको बोलता है डीबीएस बैंक इंडिया। तो डीबीएस बैंक इंडिया ने अपने नए एमडी अपॉइंट किए हैं प्रशांत जोशी। नेक्स्ट, रोहित शर्मा बने हैं ऑकले के ब्रांड एम्बेसडर। देखिए ऑकले क्या है, एक स्पोर्ट्स आईवीआर ब्रांड है, ठीक है, स्पोर्ट्स ग्लासेस बनाता है, ठीक है, तो स्पोर्ट्स गॉगल्स बनाने वाला एक ब्रांड है ओकले। तो ओकले के नए ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा, क्रिकेटर। हरभजन सिंह भज्जी बने हैं ई बाइक गो, इलेक्ट्रिक बाइक बनाने वाली कंपनी है ई बाइक गो, तो ई बाइक के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं हरभजन सिंह। चलिए अब बात कर ऑबिचुरीज की। ऑबिचुरीज मतलब वो लोग जो दुनिया को अलविदा। तो भारत के पूर्व क्रिकेटर
क्रिकेटर। और यहाँ पे मैं बात करना चाहूँ उत्तर प्रदेश के फॉर्मर मिनिस्टर दैट इज चेतन चौहान जी। चेतन चौहान जी अब नहीं रहे। ये चेतन चौहान जी को अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित है ऑलरेडी, ठीक है। तो चेतन चौहान अब नहीं रहे। उसके बाद फिल्म मेकर निशिकांत कामत। निशिकांत कामत जी बहुत ही बेहतरीन फिल्म मेकर थे, फिल्म निर्माता थे। दृश्यम, मदारी जैसी फिल्मों को एक आईना देने वाले एक बहुत ही फेमस फिल्म मेकर निशिकांत कामत जी अब नहीं रहे, इनका देहांत हो गया। उसके बाद बात करें पंडित जसराज जी, द लीजेंडरी इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तीनों से सम्मानित है ये, ठीक है। पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण का दूसरा सिविलियन अवार्ड, तीसरा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड और चौथा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ये तीनों ही अवार्ड से सम्मानित हैं। पंडित जसराज जी ये अब नहीं रहे। उसके बाद बात करते हैं ब्रिटिश टेनिस लीजेंड, एक यूके के बहुत ही फेमस टेनिस प्लेयर एंजेला बक्सटन जी, ये अब नहीं है। उसके बाद गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन, भारत के बेहतरीन बल्लेबाज क्रिकेटर गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन जी अब ये नहीं रहे। मतलब डिस्ट्रिक्ट ही थे गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन, अब नहीं रहे। तो ये थे कुछ फेमस ऑबिचुरीज हमारे पास, और ये था आज का हमारा मिसलेनियस ऑफ थर्ड वीक ऑफ अगस्त 2020। ये जो मिसलेनियस जीके के क्वेश्चन, ठीक है, मतलब जो न्यूज़ को हमने डिस्कस किया है, इसको लेके एग्जाम में क्वेश्चन आती है। तो मिसलेनियस जीके पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी एग्जाम करो, ठीक है, आप किसी भी एग्जाम के लिए अगर जा रहे हो तो क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, पीडीएफ वहाँ से मिल जाएगा। दूसरा स्पोर्ट्स अवार्ड का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो इट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।